विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे खास एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट साक्षी मांडवाल। दोस्तों, सदियों से मानव के समक्ष विभिन्न बीमारियां चुनौती बनती आई हैं, लेकिन मानव समुदाय ने अपने ज्ञान और विवेक से हर समस्या का सामना किया है। चाहे बात पोलियो की हो या चेचक जैसे रोगों की, मानव ने उन पर विजय पाई है। कोरोना महामारी के इस दौर में हमारे देश में ब्लैक फंगस बीमारी के कुछ मामले सामने आए हैं जो चिंता का विषय है। आज के इस कार्यक्रम में हम इस बीमारी पर बात करेंगे और इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए आज यहाँ स्टूडियो में दो बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी सबसे पहले डॉक्टर स्वाति महेश्वरी का, जो कि है इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट। नमस्कार डॉक्टर स्वाति। नमस्कार, वेलकम टू अवर शो। थैंक यू। और उनके साथ ही मैं यहाँ स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर विजय मित्तल का, जो कि है पैथोलॉजिस्ट ऑफिसर डॉक्टर NC जोशी मेमोरियल हॉस्पिटल, करोल बाग, नई दिल्ली से। नमस्कार। हेलो, वेलकम टू अ शो डॉक्टर विजय। थैंक यू। सबसे पहले डॉक्टर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर जुड़े। बातचीत की शुरुआत में सबसे पहले डॉक्टर स्वाति आपसे करूँगी ये पूछकर कि सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ब्लैक फंगस बीमारी जो है इसका मतलब क्या होता है। थोड़ा सा इसके बारे में हमारे दर्शकों को आज इस पर ज्ञान देकर बताएं। ज़रूर। देखिए, बहुत सारे ऐसे जीवाणु कीटाणु होते हैं जो हमारे शरीर में बीमारियां करते हैं और उसी में से एक फंगल भी होता है जिसको कि हम फफूंद भी बोलते हैं हिंदी में। ये भी एक तरह का इन्फेक्शन शरीर के अंदर करता है और वहीं एक खास ग्रुप है इस फंगस का जिसे हम म्यूकोमार्कोसिस बोलते हैं। ये जो है एक तरह की ऐसी बीमारी है जो कि स्पोर्स के द्वारा, यानी कि फंगल के छोटे छोटे कण होते हैं जो कि शरीर में अंदर घुसते हैं, जो कि नाक से अंदर घुस सकते हैं, मुंह से अंदर घुस सकते हैं, या शरीर में कहीं अगर कट लगा हुआ है या कहीं कोई घाव हुआ है या किसी को बहुत ज़्यादा कोई जल गया है तो ऐसी जगह से ये जो फफूंद होता है ये हमारे शरीर के अंदर घुस जाता है और फिर जाकर के बीमारियां करता है। अब ये कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जिसकी खास आज हम बातचीत कर रहे हैं जिसे हम ब्लैक फंगस भी बोलते हैं, क्योंकि ये देखने में थोड़ा काला काला सा दिखता है। इसके जो स्पोर्स होते हैं वो काले दिखते हैं और इसकी वजह से जो लक्षण शरीर पर दिखाई देते हैं उसमें भी कालापन दिखाई देता है। इस वजह से इसको ऐसे बोला जाता है। और ये एक ऐसी बीमारी है जिनका कि इम्यूनिटी लेवल कम हो जाता है, या जो लोग बहुत लंबे समय से ऐसी दवाइयों पर हैं जो कि शरीर के इम्यूनिटी लेवल को कम करती हैं, उन लोगों में खास तौर से ये जो फंगस है ये इन्फेक्शन कर देता है। ये आमतौर में एनवायरनमेंट में होता है, हमारे आसपास होता है। जैसे कि मैं बात करूँ, धूल मिट्टी में होता है, या जैसे पत्तियाँ सड़ रही होंगी, या कहीं खाना सड़ रहा है, या कहीं लकड़ी सड़ रही है, उन सभी चीज़ों के ऊपर ये उगता है, वहाँ ये होता है। लेकिन वहीं अगर मनुष्य इसके संपर्क में आए और उसका इम्यूनिटी लेवल अच्छा ना हो, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी अगर ना हो, तो ऐसे में ये उसके शरीर में प्रवेश कर सकता है और बीमारी कर सकता है। सो मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगी और डॉक्टर विजय आपके पास आऊंगी कि जब हम इस बीमारी की बात करते हैं और इसका इम्यूनिटी से बहुत क्लोज एसोसिएशन है, इतना तो एस्टैब्लिश हो गया है, तो इस बीमारी की क्या कुछ खास लक्षण होते हैं और क्या इस बीमारी को आसानी से पहचाना जा सकता है लोगों में? जी, इसमें कुछ ऑर्गन्स हैं, हमारे अंग हैं शरीर में जिन पर इनका इफ़ेक्ट ज़्यादा देखा जाता है। जैसे एक इसकी टाइप राइनोसेरेब्रल हम बोलते हैं, जिसमें कि जो नाक है और जो हमारा मस्तिष्क है, हमारी आँखें हैं, तो इनमें इनका इफ़ेक्ट आता है। जैसे कि एक साइड की स्वेलिंग हो सकती है, सूज सकता है, वहाँ पे सूजन हो सकती और थोड़ा सुन जैसे हो जाता है एरिया, उस तरह हो जाता है। और इसके अंदर नेज़ल ब्लॉकेज हो सकती है, नाक में जैसे रुकावट हो गई है, जैसे साइनोसाइटिस हम बोलते हैं, उस टाइप की लक्षण इसमें आ जाते हैं। नेज़ल डिस्चार्ज हो सकता है, ख़ास तौर से अगर खून उसके अंदर थोड़ा आ रहा है। और आँखों के अंदर थोड़ा जो सूजन है वो हो सकती है। आँखें ऐसा लगेगा कि थोड़ा बाहर आ रही हैं अगर उसमें मैस लीजन अगर आ जाता है तो, या पलक जो है वो आप ऊपर नहीं कर पाएंगे, वो झुकी रह जाती है। तो और मस्तिष्क की हम बात करें तो उसमें भी जो आपका सेंसोरियल लेवल जो हम बोलते हैं वो
डिस्टर्ब हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, बुखार हो सकता है, अगर उसके अंदर लीजन आ गए हैं, ब्रेन एब्सेस वाली कंडीशन हो सकती है। तो इस तरह की जो है, और मुंह के अंदर भी इसमें जो है वो ब्लैक मतलब काले रंग के थोड़े पैचेस वगैरह आ सकते हैं हमारे पैलेट के ऊपर। तो इस तरह के राइनोसेरेब्रल में फंक्शन, उसके अलावा पल्मोनरी में जो अगर हमारे लंग्स को वो इफ़ेक्ट करे तो लंग्स में निमोनिया जो है वो काफ़ी सीवियर एग्रेसिव निमोनिया जो होता है वो हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ़ है। और वो जो कि कैट स्कैन या फिर MRI में हमें इसका पता लगता है, या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल टाइप होती है, डिसैमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस जो बोलते हैं, तो उसमें ख़ास तौर से बच्चों में जो कि जिनका कि प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन जिनको होता है, तो उन बच्चों में देखा जाता है कि आंत जो है वो उनके अंदर परफोरेशन वगैरह हो सकती है, पेट में दर्द है, सूजन है, ये सब चीज़ें उसमें, तो वो काफ़ी ख़तरनाक भी होता है। तो इस तरह के लक्षण जो हैं वो, और स्किन में अगर हम बात करें, जैसे कि डॉक्टर स्वाति ने भी बताया कि कहीं कट है तो उसमें वो घाव बन जाते हैं। ओके, सो ये आपने जो सिम्टम्स बताए, इससे एक चीज़ तो बहुत क्लियरली पता चलती है कि बेसिकली फेस से रिलेटेड जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, नोज, ईयर्स, यहाँ पर सबसे ऑब्वियस इसके लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन डॉक्टर स्वाति, अगर मैं आपसे यहाँ पूछूँ इसी बात को कि सिम्टम्स के साथ साथ शरीर के हमारे वो कौन से अंग हैं जो इस बीमारी से प्रभावित हो सकते हैं, और क्या इस बीमारी का जो इम्पैक्ट है या जो प्रभाव है उन अंगों पर, क्या वो बहुत खतरनाक भी साबित हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, और जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया भी है, समझाया भी है कि तरह तरह से ये वायरस, ये फंगस जो है हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है। देखिए, सबसे पहली बात है कि कहीं ना कहीं ये नाक या मुंह के द्वारा जब अंदर घुसता है तो जो हमारे साइनसेस होते हैं, जो कि हमारे यहाँ मुंह पे ही होते हैं, वो साइनसेस को वो इन्फेक्ट कर सकता है। वहाँ से वो हमारी आँखों में जा सकता है, वहाँ से वो हमारे ब्रेन में जा सकता है, वहाँ से वो हमारे लंग्स में भी जा सकता है। तो ये हमारे ऑर्गन्स हैं जिनको वो इन्फेक्ट कर सकता है। उसके अलावा जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, जो बच्चे होते हैं जिनमें कुपोषण होता है, या जो बच्चे प्री मैच्योर पैदा होते हैं जिनका वजन कम होता है, उन लोगों में भी देखा गया, उन बच्चों में भी, कि उनके पेट पे ये सीधा असर करता है, उनकी आंतों पर ये सीधा असर करता है। तो उस तरह की दिक्कत सामने आ सकती है, और कभी कभी ये पूरे शरीर में भी फैल जाता है। तो ये जिसे हम डिसेमिनेटेड बोलते हैं, तो वो भी एक दिक्कत है जिसमें कि हार्ट है, स्प्लीन है, हमारे शरीर के कई ऐसे जो महत्वपूर्ण ऑर्गन्स होते हैं उनको ये इन्फेक्ट करता है। अब चिंता की बात यहाँ पर इसलिए है कि पहली बात ये है कि ये घातक हो सकता है, यानी कि इससे जान जाने की बहुत संभावनाएं होती हैं। दूसरी बात ये है कि जब ये फंगस जो है बहुत ज़्यादा अगर फेस पे बढ़ जाए तो कई बार जौ काटना पड़ता है, कई बार नाक काटनी पड़ती है। तो इसकी वजह से जो सर्जरीज करनी पड़ती हैं वो बहुत भयानक दिखती हैं। उनको अगर आप सोचे भी तो रूह कांपती है कि इतना ज़्यादा डेबिलिटेशन हो जाता है फेस पे, और हमेशा के लिए जो है व्यक्ति का जो देखने की शक्ति है वो जा सकती है, यानी कि विजन लॉस हो सकता है हमेशा के लिए। इसी वजह से इस फंगस से हमें ज़्यादा घबराहट होती है, और ये बहुत तेज़ी से फैलता है। इतने कम समय में इतना ज़्यादा हो जाता है कि सीधे सर्जरीज करनी पड़ती हैं। तो इस वजह से घबराहट होती है, इस वजह से लोग भी परेशान होते हैं, और इसी वजह से आज जो आप ये इतना अच्छा प्रोग्राम इसके ऊपर कर रहे हैं, लोगों को सजग करना ज़रूरी है। और ख़ास तौर से अभी कोरोना के समय में लोगों को जो स्टेरॉइड थेरेपी दी जा रही है, और जो कोरोना के समय में ख़ास तौर से डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, या जिनकी लंबे समय से इलाज चल रहा है, ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, जिनका इम्यूनिटी लेवल पहले से कम होता है, उन लोगों में देखा गया है कि ये इन्फेक्शन होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। ऐसे में खास तौर से अगर आपको ऐसा लगता है कि नाक में रुकावट महसूस हो रही है, या आपको लगे कि सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है और वो नाक की वजह से है, कोई सांस छाती की वजह से नहीं है, नाक की वजह से है, या अगर लगे कि आंखें सूज रही हैं, या चेहरा सूज रहा है, या नाक में से काले काले जो है क्रस्ट निकल रही है, या जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि मुंह के अंदर पैलेट पे अगर ऐसा लगे कि काले काले छाले से पड़ रहे हैं या क्रस्ट बन रही है, तो ये सब शुरुआती संकेत हैं जो आपको तुरंत जो है डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, पकड़ना चाहिए उसको कि कहीं ना कहीं ये हमें फंगल इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है और ये जानलेवा हो सकता है। इसलिए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें ऐसे में, और उनसे जानने की कोशिश करें कि क्या ये वही तो नहीं है, क्योंकि अगर समय से किसी भी चीज़ का इलाज शुरू हो तो हम उसको बहुत जल्दी रोक सकते हैं
हैं, जल्दी ठीक हो सकता है व्यक्ति, उसकी हम जो है देखने की शक्ति को बचा सकते हैं। लेकिन अगर हाँ ज़रूर अगर आप लेट जाएंगे या आप उसको समय तक घर पर पालेंगे बीमारी को, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी दिक्कत और परेशानी हो जाती है। वेरी ट्रू। डॉक्टर विजय, मैं आपके पास आऊँगी। हमने ये चीज़ शुरुआत में इस्टेब्लिश करी थी बातचीत के दौरान कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इम्यूनिटी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और हम जानते हैं कि ये पूरा वर्ष ऑलमोस्ट 9 महीने पूरी दुनिया के लोगों ने कोविड को भी झेला है, एक पैंडेमिक सिचुएशन को झेला है, जिसमें भी इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल प्ले है। तो क्या ये बीमारी किसी भी तरीके से कोविड के साथ कनेक्टेड है किसी भी तरीके से? देखिए, कोविड में भी वो लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं जिनको कोविड होने के चांसेस होते हैं जिनका ऑलरेडी इम्यूनिटी लेवल लो है, या कुछ और बीमारियां साथ में हैं, डायबिटीज़ हो गया, या कोई और कैंसर है, या कुछ और ऑर्गन ट्रांसप्लांट रहा, कुछ जो भी, मतलब जिस भी में उनको इम्यूनिटी लेवल डाउन है। तो जब ये पेशेंट्स रिकवर हो जाते हैं, रिकवर होने के बाद देखा गया है कि कुछ पेशेंट्स में ब्लैक फंगस की जो प्रॉब्लम है ये देखी जा रही है, या जैसा कि मैंने बताया, कहीं भी किसी भी वजह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड अगर हैं, उनका डिफेंस लेवल डाउन है, तो उनके अंदर ये प्रॉब्लम देखी जा रही है। तो इसके बारे में सजग रहना ज़रूरी है कि इस तरह के कोई भी लक्षण अगर उसमें आते हैं तो उसी हिसाब से उनकी जांच कराई जाए। उसमें सीटी स्कैन कराना है, MRI कराना है ब्रेन का, और ब्लड के कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें कि आपकी जैसे फीवर है, अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को आप CBC कंप्लीट ब्लड काउंट अगर करते हैं तो उसमें न्यूट्रोपीनिया, जो एक वाइट सेल होता है हमारे, न्यूट्रोफिल होता है, उसका लेवल डाउन हो जाता है। तो ये चीज़ देखी गई है। तो इस ट्रीटमेंट को मतलब फॉलो करना पड़ेगा, राइट? बिल्कुल। मैं इस बारे में आपसे अभी और डिटेल में इन पर विस्तार से बात करूंगी। फिलहाल क्योंकि वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, इसलिए आप कहीं मत जाइएगा। हम इस ब्रेक के बाद वापस आएंगे आपको और ब्लैक फंगस के बारे में बताने के लिए। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के प्रति लोगों की रुचि जगाने के उद्देश्य से साल 2019 में इंडिया साइंस चैनल की शुरुआत की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया इंटरनेट आधारित ये विज्ञान वेब चैनल विभाग के स्वायत्त संस्थान विज्ञान प्रसार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस चैनल पर विज्ञान पर आधारित डॉक्यूमेंट्रीज, ताज़ा विषयों पर स्टूडियो चर्चा, साक्षात्कार और हर आयु वर्ग को आकर्षित करने वाली विज्ञान लघु फिल्में और साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट की पहुंच आज हर जगह, हर व्यक्ति तक है। ऐसे में देश में वैज्ञानिक चेतना के प्रसार के लिए ये माध्यम सबसे उपयुक्त कहा जा सकता है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ब्लैक फंगस जैसी खतरनाक बीमारी के बारे में, और इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले होता है आपकी इम्यूनिटी का। इसीलिए इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं अब डॉक्टर स्वाति के पास आऊंगी और आपसे ये पूछूंगी कि हमने बहुत सारे एंगल्स डॉक्टर डिस्कस किए अभी कि किस तरह से ये बीमारी बहुत खतरनाक है और इसमें इम्यूनिटी का कितना बड़ा रोल प्ले है। लेकिन क्या कुछ, अगर मैं आपसे कहूँ 3 ऐसी चीज़ें आप बताएं जो इस बीमारी को इतना ज़्यादा खतरनाक बनाती हैं कि एक इंसान को इसके बारे में बहुत ज़्यादा सचेत रहना चाहिए, तो वो क्या होगी? देखिए, सबसे पहले ज़रूरी है कि हम ये बात करें कि क्या प्रिकॉशंस लें ताकि जो है हम इस बीमारी से बच सकें। जैसे मैं अगर कहूँ कि किसी का इम्यूनिटी लेवल अगर कम है, पहले से आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या आपका ट्रांसप्लांट हुआ है, या आप कैंसर के पेशेंट हैं, तो ऐसी स्थिति में एक तो आप धूल मिट्टी में जाने से बचें। या जो लोग गार्डनिंग करते हैं उनको इस बात का खास ध्यान रखना है कि वो ऐसे समय में गार्डनिंग नहीं करें जब आपका इम्यूनिटी लेवल लो होता है खास तौर से। या आप मास्क लगाइए, N95 मास्क का प्रयोग ऐसे में करिए, क्योंकि इसके जो स्पोर्स हैं वो हमारे नाक और मुंह से अंदर शरीर में जाते हैं, तो हमें उसे वहाँ रोकना ज़रूरी है। दूसरा, अगर किसी को भी चोट लगी है, अगर आपका खुला वूंड है, तो उसको आपको अच्छे से साबुन और पानी से धोना चाहिए। आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको लगे कि उसमें सूजन हो रही है या कालापन पड़ रहा है तो तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसी तरह से जो लोग जल जाते हैं, ज़्यादा जल जाते हैं, उनको भी इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि वो हाइजीन को मेंटेन करें ताकि उनको कहीं से भी ये इन्फेक्शन लगने की संभावना
संभावनाएं नहीं रहें। तो ये बातें अगर हम ध्यान रखें तो हम ज़रूर इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं, खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। और वहीं ये भी समझना ज़रूरी है कि ये इन्फेक्शन एक से दूसरे में नहीं जाता है। यानी कि अगर मुझे इन्फेक्शन हुआ है तो मेरे से किसी दूसरे को ये इन्फेक्शन नहीं होगा, ये इन्फेक्शन पास ऑन नहीं होता है। तो इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि जिसको भी इन्फेक्शन हुआ है, जितनी जल्दी आप ट्रीटमेंट लेंगे, जितनी जल्दी आप डॉक्टर तक पहुंचेंगे, उतनी जल्दी आप इसको कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी दवाइयां हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है। हमें सर्जरीज केवल तब करनी पड़ती हैं जब मामला बहुत बिगड़ जाता है, जब बहुत ज़्यादा फैल जाती है बीमारी, तब सर्जरीज की नौबत आती है। तो हमारे पास बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जिससे अगर हम शुरुआत में ही ट्रीटमेंट करें तो हम इसको पूरी तरह से रोक सकते हैं। तो परेशान नहीं होना है, लेकिन जानना ज़रूरी है। जब तक आप जानेंगे नहीं किसी चीज़ के बारे में, तब तक आपके लिए भी पहचानना बहुत मुश्किल होगा और समय से रिएक्ट करना मुश्किल होगा। तो इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे अगर किसी को मान लीजिए डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो ये देखा गया है कि जब शुगर लेवल्स बड़े हाई रहते हैं तो इसमें ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं इन्फेक्शन के। तो आप शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखें मेडिसिन के साथ, या अपनी डाइट रेगुलेशन है या आपका रूटीन को चेक करके। और किसी को अगर मान लीजिए जो दवाइयाँ चल रही हैं कि इम्यूनोसप्रेशन के लिए, क्योंकि जब ट्रांसप्लांट होता है तो हमें कुछ दवाइयाँ देनी पड़ती हैं जिसमें कि उसकी बॉडी जो है वो रिएक्ट ना करे टुवर्ड्स द ऑर्गन। तो वो जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हैं उनका लेवल मिनिमल होना चाहिए। इट शुड नॉट बी मोर देन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। तो उसमें भी फिर आपकी जो है इम्यूनिटी लेवल इतना डाउन नहीं होगा एंड द बॉडी विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ एनी। बट इससे मेरे दिमाग में बहुत अहम सवाल ये आता है कि किसी भी प्रकार की बीमारी से, खासतौर से अगर इसकी हम बात करें, तो ये डेंजरस हो सकती है अगर इसको इनिशियल स्टेजेस में ट्रीट ना किया जाए। एंड ये बहुत बार देखा गया है कि लोगों के दिमाग में बहुत सारी गलतफहमियां या मिथ्स किसी भी बीमारी से लेके या उसको लेकर जुड़ी हुई होती हैं। डॉक्टर विजय, मैं आपसे पूछूंगी कि वो कौन सी ऐसी मिथ्स हैं जो आप हमारे दर्शकों को आज बताना चाहेंगे और कहेंगे कि ये सच नहीं है ब्लैक फंगस जैसी बीमारी को लेके, और अगर किसी को हो भी तो घबराहट इसका इलाज नहीं है कि आप शुरुआत में लें। तो किस तरह से और कौन सी वो मिथ्स हैं जिनको आप कहेंगे लोगों को अपने दिमाग में इस बीमारी से जोड़ने नहीं चाहिए? देखिए क्या है कि जानकारी होना सबसे बड़ी बात होती है, और उसके बारे में सजग रहना कि ये हुआ क्यों है, कि आप अपने लेवल पर कुछ भी अपना माइंडसेट बनाएं कि भाई ऐसे हो गया वैसे हो गया। इसकी वजह अच्छा है कि आप डॉक्टर से परामर्श लें, आपको जो भी दिक्कत है, और उसके हिसाब से, क्योंकि उन्हें जानकारी है, और आप उनकी हिदायतों को फॉलो करें। डॉक्टर स्वाति, इनफैक्ट आपने एक बहुत अच्छी बात अभी बोली थी जिसको हम एक तरीके के मिथ में जोड़ सकें डॉक्टर, वो ये कि ये बीमारी किसी से, एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती है, और इस चीज़ को लोग बहुत बार वहम बना लेते हैं। थोड़ा सा आप इसके ऊपर और इलैबोरेट कर सकती हैं क्या? हाँ, बिल्कुल। देखिए कई बार क्या होता है कि जब इस तरह की कोई बीमारी होती है या हम देखते हैं, तो जो परिवार वाले होते हैं या जो केयर टेकर्स होते हैं वो घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि हमें भी तो नहीं इनसे ये बीमारी हो जाएगी। और अगर आप देखें तो जो व्यक्ति होता है जिसे ये बीमारी होती है, वो देखने में उस वक्त थोड़ा डरावना भी दिखता है, क्योंकि चेहरा सूजा हुआ है, आंख बाहर को निकल रही है, क्योंकि इसमें आंख बाहर की तरफ को आ जाती है। तो थोड़ी सी, और कई बार आप देखेंगे कि इतना ज़्यादा सड़गल सा जाता है चेहरा, इतना ज़्यादा कि लगता है घबराहट होती है, परेशानी होती है उस वक्त देख करके। इसलिए लोगों के मन में ऐसी धारणा आती है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है, तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, कहीं ना कहीं देखिए, जब बीमारी में काला पस निकलेगा, जैसे कि इसमें हम देखते हैं कि आंखों से भी काला पस आने लगता है, नाक से भी आने लगता है, कई बार खून आने लगता है बलगम वगैरह में, और काला काला सा खून आने लगता है, तो देख के घबराहट होती है, देख के ये लगता है कि ये पता नहीं क्या हो गया है। लेकिन लोगों के लिए यही जानना ज़रूरी है कि इसका इलाज है, हमारे पास इसका इलाज है। आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और उनको बताएं ताकि वो टेस्ट कर सकें, इस चीज़ को सुनिश्चित कर सके कि हाँ आपको ब्लैक फंगस की बीमारी है, ताकि वो जल्द से जल्द इसका ट्रीटमेंट शुरू कर सके। तो परेशान नहीं होना है, लेकिन ज़रूर, जैसे कि आप बार बार कह ही रहे हैं कि लोगों को पता होना ज़रूरी है, और ख़ास तौर से अभी कोरोना के समय में, क्योंकि कोरोना के समय में बहुत ज़्यादा इस वक्त जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसमें इम्यूनिटी सप्रेसेंट्स भी हैं, हम इम्यूनिटी को सप्रेस कर रहे हैं, और आप ठीक होके तो घर चले जाते हैं और आपको लगता है कि अब तो हम कोरोना से ठीक हो गए, बिल्कुल अब कोई परेशानी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वही एक समय होता है जब बहुत ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है, जब आप घर पहुँचते हैं, क्योंकि ख़ास तौर से अगर आपको डायबिटीज़ है या आपको
ब्लड प्रेशर है या आपको स्टेरॉइड की थेरेपी घर पे भी अभी चल रही है, जो कि कई सारे लोगों के साथ हो रहा है कि आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं लेकिन घर पे जाके आपको अभी कुछ और समय के लिए स्टेरॉइड थेरेपी लेनी होती है। स्टेरॉइड जो है हमारे शरीर के शुगर लेवल को भी बढ़ाता है, तो बहुत सारे लोगों में जो हिडन डायबिटीज़ होती है वो उजागर हो जाती है, सामने आ जाती है। और ऐसी वजह से, जैसे शुगर बढ़ने की वजह से और जो इम्यूनिटी कम होने की वजह से, स्टेरॉइड क्योंकि एक इम्यूनोसप्रेसेंट है, इसकी वजह से जो है ये इन्फेक्शंस होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं, जो कि शायद आपको सामान्य तौर पर कभी नहीं होंगे क्योंकि आपका इम्यूनिटी लेवल अच्छा है। लेकिन अभी क्योंकि आपका इम्यूनिटी लेवल कम है, तो ऐसे में जिसको भी मौका लग रहा है वो आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है और जो है आपको बीमार कर रहा है। ऐसे ही ये फंगस भी ऐसे समय में जो है फायदा उठाता है कि ये मुझे मौका मिल गया, मैं तुरंत जो है यहाँ पर इन्फेक्शन कर सकता हूँ। तो इसलिए आपको उस समय में इसकी जानकारी होना ज़रूरी है, ताकि जैसे ही आपको लगे कि मुझे देखने में कोई दिक्कत हो रही है या मेरी आँख में सूजन हो रही है या मुझे ठीक से सांस नहीं आ रही है या आज मेरे मुंह में ये काला काला क्या आ गया या आज मेरी नाक से ये काला काला क्या निकल रहा है, तो ऐसे में तुरंत आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है, उनसे पूछना है कि कहीं मुझे ये ब्लैक फंगस तो नहीं हो रहा, ताकि आप शुरू में ही उसका इलाज ले सकें और फिर आप बाद में परेशान नहीं हो। ऑफ कोर्स, यस। और इस बातचीत को हम अभी आगे जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के प्रति लोगों की रुचि जगाने के उद्देश्य से साल 2019 में इंडिया साइंस चैनल की शुरुआत की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया इंटरनेट आधारित ये विज्ञान वेब चैनल विभाग के स्वायत्त संस्थान विज्ञान प्रसार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस चैनल पर विज्ञान पर आधारित डॉक्यूमेंट्रीज, ताज़ा विषयों पर स्टूडियो चर्चा, साक्षात्कार और हर आयु वर्ग को आकर्षित करने वाली विज्ञान लघु फिल्में और साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट की पहुंच आज हर जगह, हर व्यक्ति तक है। ऐसे में देश में वैज्ञानिक चेतना के प्रसार के लिए ये माध्यम सबसे उपयुक्त कहा जा सकता है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ब्लैक फंगस बीमारी के बारे में। लेकिन कोई भी बीमारी खतरनाक तभी बनती है जब उसका आप शुरुआती दर में इलाज ना लें या उसको पकड़े नहीं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि किसी भी बीमारी को उस स्तर पे पहुंचने पे कि वो आपके लिए जानलेवा या फिर हानिकारक हो जाए आप ही के शरीर के लिए, आप उसको इनिशियल स्टेजेस में ही डॉक्टर को दिखा के उसका इलाज शुरू कर दें। इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए अब मैं डॉक्टर विजय के पास आऊँगी और आपसे डॉक्टर ये पूछूंगी कि हमने इतनी चीज़ें आज कवर करी ब्लैक फंगस के बारे में इस बातचीत में, एक बहुत अहम बात जो मेरे दिमाग में आती है वो है खान पान। इस बीमारी का क्योंकि बहुत क्लोज रिलेशन है इम्यूनिटी के साथ, तो क्या अगर किसी को ब्लैक फंगस जैसी बीमारी होती है तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को नहीं खानी चाहिए और वो कौन सी चीज़ें हैं जो खानी चाहिए? देखिए, जो फास्ट फूड हैं इन जनरल, जो हम सिद्धांत हैं खान पान के को लेके, वही इसमें भी लागू होते हैं कि आपको अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आपको जो फ्री रेडिकल्स को मतलब फाइट कर सकें, ऑक्सीडेटिव एजेंट्स जो हम बोलते हैं, उनको आप ज़्यादा लें। सीजनल फ्रूट, वेजिटेबल्स, बेरीज वगैरह जो हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, तो उसका आप ज़्यादा लें। पानी ज़्यादा पिएं ताकि फ्लश आउट हो जाए जो भी आपके टॉक्सिकेंट्स हैं। और फास्ट फूड से आप बचें जिसमें प्रिजर्वेटिव्स वगैरह ज़्यादा होते हैं। तो अदरवाइज़ तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट कोई रूल है कि आपको ये नहीं खाना है या वो खाना है। खान पान में इसी तरह का जो है आपको ध्यान रखना मतलब बेसिकली खान पान पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इस बीमारी का। इंसान खाने को कुछ भी खा सकता है और ऐसा कोई मन में भय नहीं होना चाहिए कि हमें ये नहीं खाना है या हम ये खा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, आप आराम से खा सकते हैं डॉक्टर स्वाति। हाँ, देखिए बात यही है कि जितना आप हेल्दी डाइट लेंगे, जितना आप हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, इस तरह की चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे जो हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, जिनमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, जो कि हमारे शरीर को किसी भी तरह के जो बाहर से
चाहे कीटाणु आ रहे हैं, जीवाणु आ रहे हैं, या हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं उनको फाइट करने में मदद करते हैं, उनसे हमारे शरीर को मुक्त करने में मदद करते हैं। तो जितना आप इन चीज़ों का सेवन करेंगे उतना आपका शरीर हृष्ट-पुष्ट होगा, उतना आप बीमारियों से बचेंगे, उतना आप कोरोना जैसी बीमारी से भी बचेंगे, चाहे ये हो चाहे ब्लैक फंगस हो। और जितना आप जो है फास्ट फूड या जंक फूड का सेवन करेंगे, जितना आप समय बेसमय से चीज़ें खाएंगे, जितना आप कई बार देखा है आपने कि लोग पोषण का भी ध्यान नहीं रखते हैं, कितना भी खा लेते हैं, कभी भी खा लेते हैं, या जो है आप ज़्यादा तला भुना खाना खा रहे हैं, या आप चीनी का सेवन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। देखिए शुगर एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे शरीर में जितनी ज़्यादा जाती है उतना हमें बीमारियों से ग्रसित करती है। तो अगर हम इन चीज़ों का एक लिमिटेड मात्रा में सेवन करें, देखिए कभी भी कोई भी चीज़ मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पूरा बंद कर दीजिए या इसका सेवन करना ही नहीं है, लेकिन अगर हम संतुलित आहार लें, अगर और हम उसमें कभी कभी इस तरह की चीज़ें भी खा लें जो हम बाहर से खाना चाहते हैं, तो हमारा शरीर ठीक रहेगा। लेकिन अगर हम रिवर्स करेंगे इसको तो ज़रूर हम बीमार पड़ेंगे और हमारा इम्यूनिटी लेवल अच्छा नहीं होगा। तो और ख़ास तौर से जैसे जब ये सीज़न आता है, जो सीज़न के मौसम के जो फल और सब्जियाँ होते हैं जो वो खाने चाहिए, क्योंकि कुदरती तौर पे उस वक्त उनमें वो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी शरीर की उस वक्त दरकार होती है। तो इसलिए ज़रूर उनका सेवन करें जो भी उस समय पर आ रहे होते हैं, क्योंकि ये मान के चलिए कि वो आपके लिए औषधि की तरह है। तो कहते ही है खाना एक जो है वो औषधि है। तो अगर हम खाने को औषधि बनाए तो हमें वो गोलियां नहीं खानी पड़ेंगी जो हमें खानी पड़ रही है अपनी बीमारी की वजह से। तो साथ ही इसमें रेगुलर एक्सरसाइज का भी अपना रोल है। अब चाहे एरोबिक कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, हम ये कहते हैं कि 30 to 45 मिनट्स पर डे, एटलीस्ट 4 days a week। इतना अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करें तो उससे भी आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। वेरी गुड। ओके, सो लास्ट में आखिर में आपसे आप दोनों से मैं यही पूछूंगी कि अगर आप संक्षेप में 2 या 3 चीज़ें ऐसी बता दें जिससे एक इंसान इस तरह की बीमारी ब्लैक फंगस से खुद को बचा सकता है, तो क्या होंगी? डॉक्टर स्वाति, वेरी क्विकली आपसे। देखिए मैं यही कहूँगी कि मास्क लगाएं अगर आप बाहर निकल रहे हैं, तो कहीं आप धूल मट्टी में जा रहे हैं या आप गार्डनिंग का काम कर रहे हैं या आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ आप अपने घर में स्टोर है, जहाँ आपके घर में जहाँ आप स्टोर करके चीज़ें, कहीं पुराना फर्नीचर पड़ा है, अखबार पड़े हैं या इस तरह की चीज़ें पड़ी हैं जिनमें फफूंद लगने की चांसेस होती हैं, तो ऐसी जगह पे या तो जाएं नहीं, या जाएं तो फिर N95 रेस्पिरेटर मास्क आता है वो लगा करके जाएं। दूसरा, कहीं पर हाइजीन का अच्छा सा ध्यान रखें, हमेशा साबुन और पानी से हाथ धोते रहें। और अगर आपको कहीं भी जख्म है शरीर पर या कट लग गया है कहीं शरीर में या आप जल गए हैं कहीं पर, तो ख़ास तौर से आपको उस वक्त अपनी जो है शरीर का ध्यान रखना है कि कहीं भी आपको इन्फेक्शन वहां से ना अंदर शरीर के अंदर प्रवेश करे। थैंक यू डॉक्टर स्वाति। एंड डॉक्टर विजय, आप क्या कहना चाहेंगे? कोई ऐसे 2 प्रिकॉशनरी मेजर्स जो लोगों को लेने चाहिए? प्रिकॉशनरी तो डॉक्टर स्वाति ने सब कवर कर ही दिए हैं। ट्रीटमेंट में मैं ज़रूर कहूँगा कि जब भी आपको इस तरह के लक्षण लगें तो आप जल्द से जल्द जो है डॉक्टर से परामर्श करें, और उसमें जैसे उनके लक्षण होंगे उसके हिसाब से वो उसमें चाहे लैब टेस्ट करें, ब्लड के टेस्ट हैं या जो CT MRI की मैंने बात की, और उसके हिसाब से वो ट्रीटमेंट करते हैं कि भाई आपका अगर शुगर लेवल कंट्रोल करना है, आपके जो मेडिसिन्स हैं उनको आपको ट्यून करना है कि आप कम से कम वो दवाई ले रहे हैं। अगर सर्जरी है तो सर्जरी आपकी टाइम पर हो जाए, या अगर आपको एंटी फंगल थेरेपी की ज़रूरत है फफूंद के लिए तो वो दवाई जल्द से जल्द शुरू हो जाए एग्रेसिव तौर पे। प्लस साथ में उसका फॉलो अप, देखिए कंप्लायंस जो है वो बहुत मैटर करता है कि अगर आप लगे आपको कि अब हम ठीक हो गए हैं फिर आप दवाई छोड़ देते हैं, लेकिन उसके लिए अगर एंटी फंगल थेरेपी स्टार्ट हुई है तो कम से कम 3 महीने आफ्टर यू आर ओके, और फॉलो अप उसमें ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर आपको बुलाते हैं कम से कम 1 साल का फॉलो अप कि कोई दोबारा से तो आपको इस तरह के लक्षण नहीं आ रहे, तो ये सब चीज़ें देखना ज़रूरी है। करेक्ट। वेल ऑन दैट नोट, थैंक यू डॉक्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे दर्शकों को आज इतनी जानकारी देने के लिए ब्लैक फंगस के ऊपर, और उम्मीद करते हैं कि लोगों को भी इसके बारे में और पता चला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्वाति, शुक्रिया डॉक्टर विजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए आप अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। एक और बात, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपना फीडबैक और सुझाव हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है feedback@indiascience.in। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात हम करेंगे किसी और रोचक विषय के साथ।
तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और हमें फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।